हाँ जी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है दोस्तों, तो हमने राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, क्या है, जो राजस्थान के अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र में हमने अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा था। तो तीन भागों में हमने पहला देखा था बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, दूसरा देखा था हमने अरब सागरीय अपवाह तंत्र, और जो आज हम करेंगे तीसरा भाग इसका, वो है आंतरिक अपवाह तंत्र, जिसका राजस्थान में सर्वाधिक योगदान है। कितना कितना पढ़ा था हमने, बताओ देखिए, 60% के समथिंग। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है, तो देखते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां सम्मिलित है। तो सबसे पहले देखते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की, घग्गर नदी है, फिर है कांतली नदी, काकने नदी, रूपनगढ़ गन्ना, क्या है, रूपनगढ़ नदी, फिर है रूपारेल, साबी, मेंथा और बाणगंगा नदी। ठीक है दोस्तों, इन नदियों के बारे में पढ़ेगी इसमें आंतरिक अपवाह तंत्र में, आंतरिक अपवाह तंत्र में। ठीक है, तो आओ और देखते हैं। अब देखते हैं जो घग्गर नदी है, क्या है दोस्तों, घग्गर नदी है, घग्गर नदी है। सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। तो जो घग्गर नदी है, इसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियां। कहां से, शिवालिक की पहाड़ियों से, और ये कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो घग्गर नदी वहां से उद्गमित होकर पंजाब व हरियाणा में बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। अब राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील से, कहां से, टिब्बी तहसील से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये गंगानगर में प्रवेश करती है। तथा बाढ़ की अगर स्थिति होती है तो ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अब घग्गर नदी। तो घग्गर नदी का हमने उद्गम देखा, अब देखते हैं घग्गर नदी के बारे में। तो जो घग्गर नदी है वो है उस शिवालिक की पहाड़ियां, कहां से, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहकर पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास तक जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यह है जो घग्गर नदी है, क्या, घग्गर नदी है, वो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो आंतरिक पूछ ले कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है, घग्गर नदी है। ठीक है दोस्तों, घग्गर नदी है वो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अब देखते हैं जो घग्गर नदी है, इसके उपनाम, कि घग्गर नदी को किस किस नामों से जाना जाता है। तो यह है, ये पहला ही मिसप्रिंट हो गया, यह है मृत नदी, फिर है सोतर नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, द्वती नदी, राजस्थान का शोक, राइस बेल्ट, वाहिंद नदी और ब्रह्मवर्त। इन नामों से घग्गर को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो घग्गर के उपनाम याद रखना है, दे दे कि निम्न में से कौन सा घग्गर का उपनाम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कौन कौन से घग्गर नदी के उपनाम है। अब देखते हैं आगे, जो घग्गर नदी है उसकी लंबाई, तो घग्गर नदी की लंबाई है वो 465 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 465 किलोमीटर है। अब राजस्थान में इसकी लंबाई देखें, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में घग्गर नदी की जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। अब देखते हैं आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे बड़ी नदी है, हमने देखा ही, यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसका उद्गम हिमालय से होता है। यानी पूछ ले कि राजस्थान की कौन सी नदी है जिसका उद्गम कहां से होता हो, हिमालय से होता हो। यानी राजस्थान में जो भी नदियां बहती हैं उसका उद्गम हिमालय से नहीं होता, ये एकमात्र नदी है जिसका उद्गम हिमालय से। लेकिन राजस्थान की कौन सी नदी है जिसका उद्गम हिमालय से होता है, तो कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब है ये एकमात्र नदी है जो अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाती है, यानी ये पाकिस्तान में जाती है, तो भारत और पाकिस्तान के इंटरनेशनल संबंध होगी। और इस झील पर कौन सी, तलवाड़ा झील है इस नदी के किनारे, जो कि राजस्थान की सबसे नीचाई में स्थित, यानी समुद्र तल से अगर सबसे नीचा स्थान देखे राजस्थान का, तो कौन सा है, घग्गर नदी के किनारे स्थित तलवाड़ा झील है। या अब देखिए घग्गर के मैदान को पूछ ले कि बग्गी क्या है
ऑप्शन में आ जाए घग्गर का मैदान, घग्गर का पाठ, तो क्या आएगा? घग्गर के मैदान को क्या कहते हैं? बग्गी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं जो घग्गर नदी है उस पर शहर कौन कौन से स्थित है। तो हम देखें कि पटियाला, ये कहाँ का है? पंजाब का है। सिरसा है, हिसार है, अंबाला है, ये 3 शहर कहाँ के? हरियाणा के हैं। फिर देखिए राजस्थान के अनूपगढ़ है, सूरतगढ़ है, हनुमानगढ़ है, ये कहाँ के? ये राजस्थान के हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे कि हरियाणा के सिरसा में वर्तमान में क्या? ओटू झील की खुदाई हो रही है। किसकी? ओटू झील की। पूछ ले कि वर्तमान में घग्गर नदी में जल की कमी का क्या कारण है, तो ऑप्शन में आ जाए ओटू झील, तो क्या होगा? ओटू झील, और जो कि कहां? हरियाणा के सिरसा में खुदाई हो रही है, जिसके कारण घग्गर नदी के जल में कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि ओटू झील के कारण घग्गर नदी में जल की कमी हो रही है। अब देखते हैं घग्गर नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। तो एक सभ्यता हम देखेंगे बनावली, जो कि कहां? हरियाणा में है। दूसरी है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में हनुमानगढ़ में है। फिर देखते हैं पीलीबंगा, और फिर देखते हैं रंग महल। ठीक है दोस्तों, तो ये देखेंगे हम कि पूछ ले कि घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता नहीं है। बनावली दे दे, कालीबंगा दे दे, पीलीबंगा दे दे, और एक दे दे बालाथल। बालाथल, ठीक है दोस्तों, तो कौन सी नहीं होगी? बालाथल नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब दूसरी नदी देखते हैं हम कांतली, जो कि आंतरिक अफवाह प्रणाली का भाग है। कांतली नदी है, उसका उद्गम होता है वो खंडेला के पहाड़ों से होता है, या खंडेला से होता है, जो कि कहां? सिक्कर में है। ठीक है दोस्तों, तो सिक्कर के खंडेला से कांतली नदी का उद्गम होता है। यह पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। अब इसमें कंफ्यूज होंगे सभी। पूछ ले कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो हमने कौन सी पढ़ा? घग्गर नदी पढ़ा। अब ऐसे आ जाए कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अफवाह प्रणाली की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांतली। यानी ये राजस्थान से उद्गम होता है इसमें, और राजस्थान में ही समापन होता है। इस आधार पर सबसे लंबी नदी कांतली होगी। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना है कि जो घग्गर है वो तो राजस्थान की आंतरिक प्रणाली की सबसे लंबी नदी है, और पूर्णतः पूछ ले तो कौन सी? कांतली नदी होगी। फिर देखते हैं जो कांतली नदी है इसे शेखावटी की भागीरथी कहते हैं। अपवाह क्षेत्र, यानी पूछ ले कि कांतली नदी, जो कांतली नदी है, इसका अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। अब इसका प्रवाह देखें तो ये सिक्कर और झुंझुनू में बहते हैं, तथा झुंझुनू व चूरू की सीमा पर इसका समापन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो कांतली नदी है इसके किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। तो एक तो है गणेश्वर, दूसरी है सुनारी। तो गणेश्वर तो है सिक्कर में, और सुनारी है वो झुंझुनू में है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कांतली नदी की जो सहायक नदी है बहुत कम पुस्तकों में आपको मिलेगी देखने को, लेकिन कहीं से हमने ये भी तैयार किया है, और अधिकांश टीचर इनको पढ़ाते भी नहीं। और आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में वो छोटी नदियों से संबंधित ही आ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी है इसकी सहायक नदियां? तो सांप और मावत। पूछ लो दोस्तों कि सांप और मावत है वो किस नदी की सहायक नदियां है? तो किसकी है? कांतली नदी की सहायक नदियां हैं। बढ़ते हैं आगे। अब है काकनी। दोस्तों ये काकनी करना है, यहां काकनी या मसूड़गी। ठीक है, तो इसका उद्गम देखते हैं। तो इसका उद्गम है वो है कोटड़ा गांव से निकलती है ये, और कोटड़ा गांव का कौन सा स्थान है? कोटड़ा गांव से निकलती है और मिठा खाड़ी में समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना काकनी नदी है ये कोटड़ा गांव जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर के ही मिठा खाड़ी में समाप्त हो जाती है। यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। पूछ लो दोस्तों कि कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो कौन सी है? काकनी नदी है। ठीक है, अब जो है ये भुज झील का निर्माण करती है। कौन सी नदी? काकनी नदी। कहां पर करती है? रूपसी गांव में। ठीक है दोस्तों, तो रूपसी गांव में ये भुज झील का निर्माण करती है। कौन सी नदी करती है? काकनी नदी करती है। यह राजस्थान की सबसे छोटी
अंतः प्रवाह, आंतरिक प्रवाह की झील है या अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। अब सबसे छोटी झील तो भुज झील होगी और सबसे छोटी नदी भी कौन सी होगी? काकने नदी। ठीक है, अब ये जो काकने नदी है वो क्या है? सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। क्या है? सर्वाधिक जो मार्ग बदलती है। कौन सी नदी है जो सर्वाधिक मार्ग बदलती है? तो वो कौन सी है? काकने नदी है या मसूरदी है या काकनी नदी। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। अब देखते हैं साबी, साबी नदी, साहिबी या नजफगढ़ का नाला। ठीक है, तो इसका उद्गम देखते हैं। तो ये सेवर की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम होती है। जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा में बहकर हरियाणा के पटौदी तक जाती है। तो पूछ ले कि कौन सी नदी हरियाणा के पटौदी तक जाती है? तो साबी, साहिब या नफजगढ़ का नाला। ठीक है दोस्तों, अब जो ये साबी नदी है ये मुगल काल में विनाश लीला के लिए जानी जाती थी। इसलिए पूछ ले कि मुगल काल में विनाश लीला के लिए जानी जाने वाली कौन सी नदी है? तो कौन सी जानी जाती थी? साबी नदी। अब देखो इसके बारे में, अकबर ने इस जो नदी है कौन सी? साबी, इस पर असफल पुल बांधने का प्रयास किया, वह बांध बनाने के प्रयास किया। तो इस कारण इसका एक कहावत प्रचलित होगी। तो दोस्तों इस कहावत को इंपॉर्टेंट लगा लेना, आएगी एग्जाम में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आएगा, अकबर बांधी ना बंधू ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तलाकर निकलूं नाम साबी कहलाऊं। फिर दे देगा कि अकबर ने इस नदी पर असफल बांध व पुल बनाने का प्रयास किया गया। निम्न कथन साबी नदी के बारे में सत्य है या असत्य? तो क्या होगा? दोनों सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब देखते हैं सभ्यताएं, यानी जो नदी है साबी, इसके ऊपर कौन सी सभ्यता है? तो यहाँ जोधपुरा सभ्यता है। और कहां पर ये? कोटपुतली, बहरोड में है। ठीक है दोस्तों, अब कोटपुतली, बहरोड में जो जोधपुरा सभ्यता है, यहां से क्या? तो यहां से हाथी दांत के अवशेष मिले। पूछ ले दोस्तों कि हाथी दांत के अवशेष किस सभ्यता से मिले? तो जोधपुरा सभ्यता। अब जोधपुरा सभ्यता पहले जयपुर में थी, जयपुर में थी, और अब कहा? कोटपुतली, बहरोड में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। अब देखते हैं रूपारेल। तो देखते हैं रूपारेल जो नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम है वो उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। अब उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पढ़ी थी हमने? हमने अरावली, उत्तरी अरावली में पढ़ी थी, और ये है अलवर जिले में है। ठीक है, अब इसके उपनाम देखते हैं। रूपारेल नदी के उपनाम देखते हैं तो लसवारी नदी कहते हैं, वराही नदी या वाराही नदी कहते हैं, और रूप नारायण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो सीकरी बांध है, डीग में बना है सीकरी बांध, किस नदी पर बना है? वो रूपारेल नदी पर। रूपारेल नदी पर डीग में सीकरी बांध बना है। अब इसका प्रवाह क्षेत्र है किसका? रूपारेल नदी का, वो अलवर में है, डीग में है, और भरतपुर में समाप्त हो जाती है या समापन हो जाता है। अब देखिए दोस्तों कि जो ये झील है, मिस्त्री डोर, ये झील है, कौन सी झील? रूपारेल। तो जो रूपारेल नदी है उसमें N2 युक्त, N2 युक्त नील हरित शैवाल पाई जाती है। एकमात्र नदी है राजस्थान की जिसमें सर्वाधिक नील हरित शैवाल जो कि N2 युक्त है। तो कौन सी है? रूपारेल नदी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, तो इसमें देखते हैं जो मोती झील है भरतपुर। ठीक है दोस्तों, तो मोती झील कहां है? भरतपुर में। इस मोती झील का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने करवाया। इस झील से सुजानगंगा नहर के माध्यम से लोहागढ़ दुर्ग में जलापूर्ति होती है। पूछ ले दोस्तों कि लोहागढ़ दुर्ग में जलापूर्ति किससे होती है? तो किससे होती है? सुजानगंगा नहर से। और किस झील से? मोती झील से ये सुजानगंगा नहर निकल गई है। ठीक है, अब जो मोती झील है इसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। पूछ ले भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? मोती झील को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं रूपनगढ़ नदी। ठीक है दोस्तों, तो रूपनगढ़ नदी है वो अजमेर से निकलकर सांबर झील में दक्षिण से मिलती है। सांबर झील में किधर से? दक्षिण से मिलती है। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी है। यानी ये अजमेर से निकलती है और सांबर झील में जाकर दक्षिण भाग की ओर से मिल जाती है। अब इस नदी पर क्या है? सलेमाबाद पीठ बनी है। ठीक है, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है सलेमाबाद। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब देखते हैं बराक नदी।
तो बराक नदी कहाँ, सीकर से हरियाणा में जाती है, यानी सीकर से उद्गम होकर और हरियाणा में जाती है। कौन सी, बराक नदी। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों बराक नदी कहां से, ये बराक नदी है वो सीकर से उद्गम होता है और हरियाणा तक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे। आगे देखें तो ये कौन सी है, ये सांबर बेसिन। अब सांबर बेसिन है, तो सांबर बेसिन देखें हम, एक मिनट दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो क्या, जो सांबर बेसिन देखें अब, तो ये सांबर बेसिन है। तो सांबर बेसिन में देखें तो सांबर बेसिन है वो सीकर, जयपुर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन में फैला है। तो जो सांबर बेसिन में अगर नदियां देखें तो ये क्या है, जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ियां हैं, यहां से एक नदी का उद्गम होता है और यह नदी उत्तर की ओर से प्रवेश करती है। अब कौन सी नदी है ये, तो यह नदी देखें तो यह नदी मंथा है। कौन सी, मंथा नदी है। अब इस मंथा नदी के किनारे दो शहर है, एक तो नावा है जो कहा है, डीडवाना, कुचामन, नागौर में है। ठीक है, और एक है लूणवा गांव, लूणवा। फिर देखते हैं जो दातारामगढ़ है, कहाँ है, सीकर में। अब दातारामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वहां से एक नदी का उद्गम होता है और कौन सी, खंडेला, खंडेला, ये सांबर झील में आती है। अब हमने देखा था कि दक्षिण से रूपक, कौन सी नदी, दक्षिण से बताओ बताओ, देखिए तो रूपनगढ़ नदी, जो कि कहां से, अजमेर से नारेली, नारेली की पहाड़ियों से निकलकर जाती है। अब देखते हैं डीडवाना कुचामन, जो नया जिला बना है। तो डीडवाना कुचामन के पर्वतसर से, पर्वतसर से एक नदी निकलती है, खारी। ठीक है दोस्तों, हमने खारी नदी 4-5 पढ़ी है, तो याद रखना है, हमने बताया भी था उस टाइम पर कि एक खारी नदी है वो सांबर बेसिन में गिरती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो 4 मुख्य नदियां हैं वो सांबर बेसिन में आकर गिरती है और 20 छोटे नाले। ठीक है, तो देखते हैं आगे और बढ़ते हैं। अब देखें, यह 4 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 बड़ी नदियां व 20 छोटे नाले सम्मिलित है, किसमें, सांबर बेसिन में। यह अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप है, यानी अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण पूछे तो कौन सा है, सांबर बेसिन है। यह एक बोलसन है जो देश का सबसे बड़ा बोलसन है। पूछ ले दोस्तों कि सबसे बड़े बोलसन का उदाहरण दीजिए, तो कौन सी है हमारी, सांबर झील या सांबर बेसिन, बेसिन। ठीक है, तो सांबर बेसिन है वो देश का सबसे बड़ा बोलसन है। अब देखिए सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, सलेमाबाद में क्या है, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। अब मंथा नदी पर लूणवा व नावा शहर स्थित है। तो पूछ ले कि लूणवा व नावा शहर किस नदी पर स्थित है, तो मंथा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेंथा नदी, तो मेंथा का क्या, मेंढा भी कहते हैं। तो ये मनोहरपुरा, शाहपुरा, जयपुर से निकलती है। अब डीडवाना कुचामन में बहती हुई सांबर झील में उत्तर से गिरती है। ठीक है दोस्तों, मनोहरपुरा, शाहपुरा, जयपुर से निकलती है ये, और डीडवाना कुचामन में बहती हुई सांबर झील में उत्तर की ओर से गिर जाती है। यह सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी है। दोस्तों पूछ ले कि सांबर झील है, कौन सी झील, सांबर जो झील है, तो उसमें सर्वाधिक लवणता, जो सर्वाधिक लवणता है, कौन सी नदी लाती है, तो कौन सी लाती है, तो मेंथा या मेंढा नदी लाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। अब देखिए बोलसन क्या है, हमने देखा कि जो सांबर झील है वो देश का सबसे बड़ा बोलसन है। तो बोलसन कहते किसे हैं, ठीक है, तो मरुस्थल का वह भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो तथा मध्य में एक जल एकत्रित होने से झील का निर्माण हो। यानी कोई भूभाग है, उसके आसपास जो भी भाग है वो उनकी ऊंचाई अधिक है और एक भाग, उनके मध्य का भाग है वो निम्न है, तो चारों ओर से उस निम्न भाग की ओर जो जल आएगा और उससे जो एकत्रित झील बनेगी तो उसे क्या बोलते हैं, बोलसन कहते हैं। ठीक है, तो सांबर बेसिन भी ऐसा ही है, एक और जयपुर की पहाड़ियां होगी, अजमेर की पहाड़ियां होगी, डीडवाना कुचामन की होगी,
और सीकर के दादरामगढ़ की पहाड़ियां होंगी, इनसे जल आएगा और एक निम्न क्षेत्र में एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो सांबर बेसिन है वो देश का सबसे बड़ा बोलसन है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके भाग, यानी बोलसन के क्या क्या भाग है। तो सबसे पहला भाग है पेडिमेंट, फिर है बजादा और फिर है पलाया। तीन मुख्य भाग है किसके, बोलसन के। बोलसन बनेगा तो जब नदियां हैं वो पर्वतों से नीचे की ओर आएगी तो पर्वतपदीय भाग में तो पेडिमेंट बनेगा, उससे आगे बजादा बनेगा, फिर जो झील बनेगी उससे क्या बोलते हैं, पलाया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। मंथा नदी सांभर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी। अब सर्वाधिक लवणता वह सबसे बड़ी कौन सी है, मंथा नदी है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब देखिए कुकुंद नदी। ठीक है दोस्तों, कि कुकुंद नदी है उसका उद्गम कहां से होता है, तो कुकुंद नदी है उसका उद्गम भरतपुर से होता है। कहां से, बंद बारेठा बना है। अब पूछ ले कि बंद बारेठा या बरेठा बांध, बरेठा बांध किस नदी पर है, तो कुकुंद नदी पर, और कहां पर, भरतपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है कि जो बरेठा बांध है वो कुकुंद नदी पर है और भरतपुर में है। अब पूछ ले जो ऐसा कौन सा बांध है जिसकी आकृति, क्या आकृति है वो कटोरेनुमा है, तो कौन सा बांध है, बरेठा बांध है जिसकी आकृति कैसी है, कटोरे के समान है। ठीक है, अब इसके पास आसपास के जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, बंद बारेठा अभ्यारण्य कहते हैं। अब जो बंद बारेठा अभ्यारण्य है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो वो है उसे क्या बोलते हैं, परिंदों का घर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो है पक्षियों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, बंद बरेठा अभ्यारण्य को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अब है नीमड़ा नदी। ठीक है दोस्तों, कि नीमड़ा नदी है वो कहां से उद्गम होती है, तो नीमड़ा नदी है वो बाड़मेर से उद्गम होती है और 2006 में कवास में बाढ़ आई, यानी कवास कहां है, बाड़मेर में है। किस नदी के कारण, पूछ ले कि 2006 में किस नदी में जल की मात्रा बढ़ने से बाढ़ आई, तो कवास में नीमड़ा नदी में जल की मात्रा बढ़ने से 2006 में बाढ़ आई। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो रोहिली नदी है तो उसका उद्गम जैसलमेर से होता है। फिर देखते हैं सिसारमा या सीसाराम या सिसारमा, दोनों एक ही नदी के नाम है। तो सिसारमा जो नदी है वो गुजरा उदयपुर से उद्गम होती है और ये पिछोला झील है, पिछोला झील में आकर गिरती है। कौन सी, सिसारमा नदी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। अब है बाणगंगा नदी। ठीक है दोस्तों, तो बाणगंगा जो नदी है, तो बाणगंगा नदी का अगर हम उद्गम देखें तो वो बेराट की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड से, जो बाणगंगा नदी है उसका उद्गम होता है वो बेराट की पहाड़ियां हैं, कहां, कोटपुतली बहरोड में, वहां से उद्गम होता है। अब इसके उपनामों में हम देखें तो क्या है, अर्जुन की गंगा, क्या है, अर्जुन की गंगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं ताला नदी, फिर देखते हैं रुंडित सरिता। ठीक है दोस्तों, तो दे दे कि निम्न में से किस नदी को ताला नदी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी नदी को, बाणगंगा नदी को ताला नदी, रुंडित सरिता, अर्जुन की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब इसका प्रवाह देखिए, तो प्रवाह कहां कहां है, जयपुर में है, दौसा में है, भरतपुर में है। ठीक है दोस्तों, तो जयपुर, दौसा और भरतपुर में है वो बाणगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अब हमने देखा था कि जो पार्वती नदी है वर्तमान में राजस्थान की एकमात्र नदी जो अपना जल सीधे यमुना नदी में, दोस्तों किसमें, यमुना नदी में, यमुना नदी में डालती है, तो कौन सी थी, पार्वती। और पहले हमने देखा था, पहले कौन सी थी, तो पहले बाणगंगा नदी थी जो अपना जल सीधे यमुना नदी में डालती थी। वर्तमान में बाणगंगा नदी का जल यमुना नदी में नहीं जाता और ये यमुना नदी में फतेहाबाद के समीप जाकर अपना जल डालती थी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब जो बाणगंगा नदी है उस पर कौन से बांध बने हैं,
ठीक है, तो वो देखते हैं। तो जो बांध है बाणगंगा नदी पर वो है जमुआ रामगढ़। अब ये जमुआ रामगढ़ बांध है, ये कहां पर है? तो ये जयपुर में है। राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। यहाँ किस पे? जो जमुआ रामगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर गुलाब की खेती होती है, इसीलिए इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। क्योंकि जो पुष्कर है राजस्थान में, तो वहां पर सर्वाधिक गुलाब के पुष्पों की खेती होती है। तो और यहाँ हमारे जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? ढूंढाड़। तो रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र में गुलाब के पुष्पों की खेती होती है, तो इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहने लगे। किसे? जमुआ रामगढ़ को। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा बांध है लालपुरा। तो ये लालपुरा जो बांध है ये कहां पर है? ये भरतपुर में है। तो पूछ ले कि लालपुरा बांध कहां है? तो कहां है? भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, अब सभ्यता देखें कि जो बाणगंगा नदी है इसके किनारे कौन सी सभ्यता विकसित है? तो बाणगंगा जो नदी है इसके किनारे बेराट सभ्यता है। बेराट सभ्यता जो कहां है? कोटपुतली बहरोड। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है, एकमात्र सभ्यता है जो बाणगंगा नदी के किनारे, बेराट सभ्यता। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब देखते हैं रामगढ़ परियोजना। ठीक है दोस्तों, कि जो रामगढ़ परियोजना है वो ईसरदा परियोजना भी कहते हैं रामगढ़ परियोजना को। और ये कहां संचालित है? तो ये सवाई माधोपुर में संचालित है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ ले कि जो रामगढ़ परियोजना है वह कहां संचालित है और या इसका उपनाम क्या है? तो क्या है? ईसरदा परियोजना। ठीक है, अब इसमें ईसरदा बांध से जलापूर्ति होती है। किसमें? रामगढ़ परियोजना में। किससे? ईसरदा बांध से। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो रामगढ़ परियोजना है उसमें ईसरदा बांध से जलापूर्ति होती है। और रामगढ़ परियोजना कहां संचालित है? तो सवाई माधोपुर में संचालित है। अब देखिए केवलादेव। अब केवलादेव या अजान बांध। ठीक है, तो पांचना बांध करौली व गंभीर नदी यमुना लिंग नहर से जलापूर्ति होती है। कहां? केवलादेव में, अजान बांध। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। नहरें, यानी बाणगंगा जो नदी है वहां उससे नहरें भी निकाली गई है। तो दो नहरें निकाली गई है। कितनी? दो। तो पहली है उज्जैनी और दूसरी नहर देखें तो पचेनी नहर। तो उज्जैनी व पचेनी नहरें बाणगंगा नदी से निकाली गई। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट लगल है ना, इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जामों में 100% आपको यहां से प्रश्न देखा जाएगा, देखने को मिलेगा कि उज्जैनी व पचेनी नहरें किस नदी से निकाली गई है। ठीक है, फिर देखते हैं सहायक नदियां। जो बाणगंगा नदी है इसकी सहायक नदियां देखिए तो गुमटी नाला, सूरी, पलोसन, ये नदियां हैं, ये बाणगंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ फैक्ट है वो देखते हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं कि सतही जल की उपलब्धता के आधार पर जो नदियां हैं उनका क्रम देखें। तो उनका क्रम है, पहले है माही नदी, फिर है चंबल नदी, फिर है बनास नदी, फिर है लूनी नदी, सूकड़ी और साबरमती। दोस्तों इनसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न नदियों को सतही जल की उपलब्धता के आधार पर अवरोही क्रम में संजोए। तो 4 नदियां दे देंगे और उनको क्रम से लिखवाएंगे। तो ये क्रम से है कि सबसे सर्वाधिक सतही जल किसमें है? माही नदी में, फिर चंबल नदी में, फिर बनास नदी में, फिर लूनी नदी में, फिर सूकड़ी नदी में, फिर साबरमती नदी में। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना, ये किसके आधार पर है? सतही जल के आधार पर। अब देखते हैं दोस्तों हम आगे, सतही जल के आधार पर हमने देख लिया। अब देखिए, एक मिनट दोस्तों, जो सतही जल था उसकी उपलब्धता के आधार पर अब देखेंगे, हमने पहले देखा नदियों का क्रम, अब देखेंगे नदी बेसिन, यानी नदी व उसकी सहायक नदियों सम्मिलित। इसमें हम क्या नदी बेसिन में क्या शामिल कर रहे थे? नदी बेसिन में हम शामिल कर रहे थे सहायक नदियां भी। तो अब नदी व उसके सहायक नदियों के आधार पर, सतही जल के आधार पर उनका नदियों का क्रम देखें तो पहले पर आएगी चंबल, फिर है बनास बेसिन, फिर है माई बेसिन, लूनी, साबरमती, बाणगंगा, पश्चिमी बनास। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार याद रखना है, कंफ्यूज मत होना। नदी एक तो दिया होगा नदी, सतही जल के आधार पर नदियों का क्रम,
और दूसरा दिया होगा नदी बेसिनों का क्रम सतही जल के आधार पर। तो नदी बेसिनों का अलग है और नदियों का अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इनको याद करना है। अब देखें कि लंबाई के अनुसार नदियों का क्रम, 4 नदियां दे दे और पूछ ले कि नदियों का लंबाई के आधार पर आरोही या अवरोही क्रम में समझोइए। तो सर्वाधिक लंबाई है चंबल नदी की 1051 किलोमीटर, फिर है माई नदी की 576 किलोमीटर, फिर है बनास नदी की 512 किलोमीटर, फिर देखते हैं लूनी की 495 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों याद रखना है। अब देखते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा राजस्थान का, जो राजस्थान की ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने तीसरा पार्ट कंप्लीट